बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया इतनी तेज नहीं थी और लोग अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी आसमान की तरफ नजरें उठाया करते थे। उस वक्त एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम था मलकपुर। यह गांव चारों तरफ से सूखी पहाड़ियों और बंजर खेतों से घिरा हुआ था, जहां पानी की किल्लत थी, रोजगार का कोई जरिया नहीं था और लोग बस किसी तरह अपनी सांसें खींचते हुए दिन गुजारते थे। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जुबैदा था, जो अपने इकलौते बेटे यूसुफ के साथ एक टूटी हुई मिट्टी की दीवारों वाली झोंपड़ी में रहती थी, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और सर्दी में हवा सीधे भीतर घुस आती थी। यूसुफ की उम्र उस वक्त 12 बरस थी। दुबला पतला जिस्म, काली आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी और ऐसे हाथ जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा काम के आदी हो चुके थे। उसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वह सिर्फ 5 बरस का था और तब से उसकी मां जुबैदा ने दूसरों के घर चक्की पीसकर, बर्तन मांजकर और कपड़े धोकर अपने बेटे को पाला था। जुबैदा एक ऐसी औरत थी जो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थी, चाहे घर में खाने के लाले पड़े हों, मगर वह अपने यूसुफ को हर रात एक ही बात कहती थी कि बेटे, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, जब तक हमारे हाथ काम कर सकते हैं और हमारे सीने में ईमान है, तब तक हम किसी से कमजोर नहीं हैं। यूसुफ सुबह तड़के उठता था, मां के साथ नमाज पढ़ता था, फिर गांव के किनारे जो एक छोटा सा मदरसा था वहां पढ़ने जाता था और दोपहर के बाद खेतों में उन किसानों के साथ काम करता था जो उसे दिहाड़ी के बदले थोड़ा अनाज या चंद पैसे दे देते थे। ये पैसे वह अपनी मां को दे आता था और मां उन्हें एक पुरानी मिट्टी की हंडिया में रख देती थी जो उसने झोंपड़ी की दीवार में एक पुरानी ईंट के पीछे छुपा रखी थी। यूसुफ की जिंदगी सख्त थी, मगर उसे शिकवा नहीं था, क्योंकि उसने अपनी मां को कभी शिकायत करते नहीं देखा था और वह जानता था कि रोना धोना वक्त बर्बाद करता है, असल काम तो मेहनत है। मलकपुर गांव के सरपंच का नाम नजीर खान था, एक मोटा ताजा आदमी जिसके पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी और जो हर बात में अपनी मनमानी चलाता था। नजीर खान को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई गरीब बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, क्योंकि उसे डर था कि अगर गांव के लोग पढ़ लिख गए तो उसकी चालाकियां और उसकी जमीनों पर उसका नाजायज कब्जा कोई ना कोई एक दिन जरूर पकड़ेगा। इसलिए जब भी यूसुफ मदरसे में किसी मुश्किल सवाल का जवाब दे देता या अपने उस्ताद की तारीफ पाता, नजीर खान के कान तक यह बात पहुंचती थी और वह मन ही मन बुझ जाता था। एक बार उसने यूसुफ के उस्ताद हाफिज अब्दुल रशीद से कहा भी था कि इस लड़के को पढ़ाने में वक्त बर्बाद मत करो, यह गरीब का बच्चा है, इसे खेत जोतने दो, इसकी यही मंजिल है। मगर हाफिज साहब ने उस दिन नजीर खान की बात को बड़े अदब से रद्द कर दिया था और कहा था कि इल्म पर किसी का हक नहीं रोका जा सकता। यूसुफ को किताबों से बेपनाह मोहब्बत थी। वह जब भी किसी नई बात को समझता तो उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी आ जाती थी जो उसकी भूख और थकान को कुछ देर के लिए भुला देती थी। हाफिज अब्दुल रशीद ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और कहा कि यूसुफ, तुम में एक खास बात है जो मैंने बहुत कम बच्चों में देखी है। तुम सिर्फ याद नहीं करते, तुम सोचते हो और यही सोच एक दिन तुम्हारी ताकत बनेगी। यूसुफ को यह बात समझ में आई या नहीं, यह तो वह खुद नहीं जानता था, मगर उसने उस दिन के बाद से और भी ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वह रात को चिराग की रोशनी में पढ़ता था जब तक मां उसे डांटकर सोने नहीं भेज देती थी और सुबह फिर वही जज्बे के साथ उठ खड़ा होता था। गांव में एक कुआं था जो साझा था, यानी पूरा गांव उसी से पानी भरता था, मगर गर्मियों में वह कुआं अक्सर सूख जाता था और तब औरतें मीलों दूर पहाड़ी के नीचे एक नाले तक जाती थीं, जहां पानी तो मिलता था मगर वह गंदा था और उससे बीमारियां होती थीं। हर साल गर्मियों में गांव के कुछ बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ते थे और कभी कभी मौत भी हो जाती थी। यूसुफ की मां जुबैदा भी एक बार उसी गंदे पानी की वजह से बीमार पड़ी थी और कई हफ्ते खाट पर रही थी। उस वक्त यूसुफ ने पड़ोस से उधार मांगकर मां का इलाज करवाया था और दिल में एक गांठ बांध ली थी कि एक दिन वह इस पानी की तकलीफ को जरूर दूर करेगा। मगर यह सिर्फ एक बच्चे का ख्वाब था जिसे उस वक्त कोई गंभीरता से नहीं लेता था। यूसुफ की जिंदगी में एक और शख्स था जो उससे थोड़ी दोस्ती रखता था। उसका नाम था ताहिर, जो नजीर खान का बेटा था। ताहिर यूसुफ जितना ही उम्र का था, मगर उसकी जिंदगी एकदम अलग थी। उसके पास अच्छे कपड़े थे, खाने की कोई कमी नहीं थी और उसका बाप उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़वाना चाहता था। ताहिर का दिल बुरा नहीं था, वह यूसुफ के साथ कभी कभी बैठकर बातें करता था और एक बार उसने
चोरी छुपे अपनी एक पुरानी किताब यूसुफ को दी थी, जिसे उसके बाप ने बाद में छीन लिया था। नजीर खान को यह मंजूर नहीं था कि उसका बेटा एक गरीब के बच्चे के साथ उठे बैठे, इसलिए उसने ताहिर को डांट कर यूसुफ से दूर रहने को कहा था और ताहिर ने बाप का हुक्म मान लिया था। यूसुफ को इस बात का दुख हुआ था, मगर उसने जाहिर नहीं किया था। वह समझता था कि दुनिया इसी तरह चलती है। जिस साल यूसुफ की उम्र 14 बरस हुई, उस साल गांव पर एक बड़ी मुसीबत आई। बारिश उस साल बिल्कुल नहीं हुई, खेत जल गए, फसल बर्बाद हो गई और गांव का कुआं सितंबर के महीने में ही सूख गया। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं थी और पानी के लिए पहाड़ी के नीचे 2 मील जाना पड़ता था। नजीर खान के गोदाम में अनाज भरा पड़ा था, मगर उसने किसी को कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने उस अनाज को ऊंचे दाम पर बेचना शुरू कर दिया और जिनके पास पैसे नहीं थे उनसे जमीन लिखवाने लगा। गांव के लोग बेबस थे, कहां जाएं, किससे फरियाद करें। शहर दूर था और वहां तक पहुंचने का न रास्ता था न सामर्थ्य था। यूसुफ की मां ने उस मुसीबत के वक्त भी अपनी मिट्टी की हंडिया से कुछ पैसे निकाले और पड़ोस की एक बेवा औरत के बच्चों को खाना खिलाया। यूसुफ ने यह देखा और उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने मां से कुछ नहीं कहा। उन्हीं दिनों मदरसे में एक नया उस्ताद आया, जिसका नाम था उस्ताद याकूब, जो एक बड़े शहर से आया था और जो केमिस्ट्री और जमीन की तासीर के बारे में बहुत कुछ जानता था। उस्ताद याकूब ने एक दिन बच्चों को बताया कि पानी की कमी कोई तकदीर की बात नहीं है, यह एक मसला है जिसका हल इंसान खुद निकाल सकता है अगर वह सही तरीके से सोचे और सही तरफ मेहनत करे। यूसुफ उस दिन सबसे आगे की कतार में बैठा हुआ था और उसने उस्ताद याकूब की हर बात बड़े गौर से सुनी। उसने उस दिन उस्ताद से पूछा कि क्या वाकई किसी गांव में पानी लाया जा सकता है जहां कुआं सूख जाता हो, और उस्ताद याकूब ने मुस्कुराकर कहा था कि हाँ, बिल्कुल लाया जा सकता है, बस यह जानना होगा कि पानी कहाँ छुपा है। यूसुफ ने उस रात घर आकर मां को यह बात बताई और मां ने कहा कि बेटे, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम गरीब लोगों के बस की नहीं हैं, तुम पढ़ो और काम करो। यूसुफ ने मां की बात सुनी, मगर दिल से नहीं मानी। वह जानता था कि मां उसकी हिफाजत के लिए ऐसा कह रही है, मगर उसके भीतर कुछ था जो उसे रुकने नहीं दे रहा था। उस रात वह देर तक सोया नहीं, छत की तरफ देखता रहा, जहां मिट्टी की पुरानी ईंटें दरकी हुई थीं और जहां से बारिश के मौसम में पानी टपकता था। उसने मन में तय किया कि वह इस गांव की जिंदगी को बदलेगा। उसे नहीं पता था कि कब, कैसे और किस रास्ते से, मगर उसने तय कर लिया था और यह तय करना ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जो उसे खुद उस वक्त महसूस नहीं हुआ था। अगले दिन से यूसुफ ने उस्ताद याकूब के पास जाना शुरू किया। मदरसे की पढ़ाई के बाद वह उनके पास बैठता था और जमीन, पानी, खेती और पेड़ पौधों के बारे में सवाल पूछता था। उस्ताद याकूब को यह बच्चा बहुत पसंद आया, क्योंकि वह सवाल ऐसे पूछता था जो बड़े बड़े लोग भी नहीं पूछते थे। उन्होंने एक दिन यूसुफ को एक पुरानी किताब दी, जिसमें जमीन के नीचे पानी के बहाव के बारे में लिखा था, और कहा कि इसे पढ़ो, ये तुम्हारे काम आएगी। यूसुफ ने वह किताब रात दिन पढ़ी। उसमें से जो समझ में आया उसे एक पुरानी कॉपी में लिखता गया, और जो नहीं समझ में आया उसे अगले दिन उस्ताद से पूछ लिया। यह सिलसिला कई महीनों तक चला और यूसुफ को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मलकपुर गांव के पास एक पहाड़ी है, जिसके उस तरफ अगर खुदाई हो तो पानी मिल सकता है। मगर यह जानना एक बात थी और करना बिल्कुल दूसरी बात, क्योंकि यूसुफ एक गरीब बच्चा था जिसके पास न पैसे थे, न औजार थे और न कोई उसे गंभीरता से लेने वाला था। एक दिन उसने हिम्मत करके गांव की पंचायत में जाकर कहा कि मुझे उस पहाड़ी के पीछे खुदाई करने दो, वहां पानी मिलेगा। सारे लोग हंस पड़े। नजीर खान ने तो ठहाका मारकर कहा कि देखो, एक भिखारी का बेटा हमें पानी दिखाएगा, जाओ बेटे, घर जाओ और मां का हाथ बटाओ। यूसुफ का चेहरा उस दिन शर्म से नहीं, गुस्से से लाल हो गया था, मगर उसने वहां एक भी लफ्ज नहीं कहा और चुपचाप पंचायत से बाहर निकल आया। उसकी मां ने दूर खड़े होकर यह सब देखा था, और जब यूसुफ उनके पास आया तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा था कि बेटे, जो सच्चा हो वह झुकता नहीं, मगर लड़ाई वक्त पर लड़ी जाती है। उस रात यूसुफ ने सोचा कि अगर पंचायत नहीं मानती तो वह खुद कुछ करेगा। उसने अगले दिन सुबह अकेले उस पहाड़ी के पीछे जाकर जमीन को ध्यान से देखा। उस्ताद याकूब की किताब में जो निशानियां बताई गई थीं, वह उसे वहां मिली, यानी जमीन की एक खास किस्म की मिट्टी, कुछ पेड़ों की जड़ें
जो जमीन से बाहर नहीं निकली थीं, जिसका मतलब था कि नीचे नमी है। यूसुफ ने वापस आकर उस्ताद याकूब को यह बात बताई और उस्ताद ने कहा कि तुम्हारी राय बिल्कुल सही लगती है, मगर अब जरूरत है कि कोई बड़ा आदमी इस पर भरोसा करे और पैसे लगाए। यूसुफ ने पूछा कि उस्ताद, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे बिना पैसों के भी यह काम हो सके? और उस्ताद याकूब उस दिन चुप रह गए थे, मगर यह चुप्पी जवाब की कमी से नहीं बल्कि सोच से भरी थी। जिंदगी उस वक्त यूसुफ के लिए और भी मुश्किल हो गई जब मां की तबीयत फिर से बिगड़ी। वही पुरानी तकलीफ जो गंदे पानी की वजह से पेट में हो जाती थी, और इस बार यह पहले से ज्यादा सख्त थी। यूसुफ को दो मोर्चों पर एक साथ लड़ना था। एक तरफ मां की देखभाल और दूसरी तरफ वह ख्वाब जो उसने आंखें खुली रखकर देखा था। उसने खेतों में दोगुनी मेहनत की, पैसे जोड़े, मां का इलाज करवाया और साथ ही वह रात को किताब भी पढ़ता रहा। थकान इतनी होती थी कि कभी कभी वह किताब हाथ में पकड़े पकड़े सो जाता था और सुबह उसकी ठुड्डी किताब पर टिकी होती थी। मां उसे इस हाल में देखती थी तो उनकी आंखें भर आती थीं, मगर वह कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इस बेटे को रोकना नदी के पानी को रोकने जैसा था। एक रोज शाम के वक्त यूसुफ मदरसे से लौट रहा था तो उसने देखा कि गांव के 3-4 बच्चे उस पहाड़ी के पास खेल रहे हैं और वहां की जमीन के एक हिस्से पर उन्होंने एक गड्ढा खोद दिया है। यूसुफ वहां गया और उसने गड्ढे में झांका तो उसे नम मिट्टी नजर आई, वह मिट्टी जो पानी के ऊपर होती है। उसका दिल जोर से धड़का। उसने बच्चों से पूछा कि उन्होंने यहां कितना खोदा है, और बच्चों ने बताया कि बस ऐसे ही खेल खेल में थोड़ा सा। यूसुफ ने घुटनों के बल बैठकर उस मिट्टी को अपने हाथ में लिया और उसे सूंघा। वह नमी साफ महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि अगर यहां और खुदाई हो तो शायद पानी मिल जाए, मगर उसके पास न फावड़ा था, न मदद, न कोई और जरिया। उस रात यूसुफ सो नहीं सका। उसने चांदनी में बैठकर एक कागज पर उस जगह का नक्शा बनाया जहां उसे पानी का यकीन था, और उसने एक पूरी योजना तैयार की कि कैसे यह काम किया जा सकता है। उसे पता था कि अकेले यह नामुमकिन है, मगर उसे यह भी पता था कि जब तक वह खुद कदम नहीं उठाएगा कोई उसके साथ नहीं आएगा। अगले दिन सुबह उसने उस्ताद याकूब को वह नक्शा दिखाया और उस्ताद ने उसे ध्यान से देखा, फिर सिर उठाकर कहा कि यूसुफ, तुमने जो सोचा है वह बहुत सही है, मगर इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और ऐसा वक्त आएगा जब दुनिया खुद तुम्हारे पास आएगी। बस तुम अपना यकीन मत छोड़ना। यूसुफ ने उस्ताद की आंखों में देखा और एक अजीब सी ताकत महसूस की, वह ताकत जो किसी इंसान को उस वक्त मिलती है जब कोई उस पर भरोसा करे। उन दिनों मलकपुर से थोड़ी दूर एक दूसरे गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम था सुलेमान चौधरी, जो इलाके का एक नेक मिजाज आदमी माना जाता था और जो गांव देहात की मुश्किलों को समझता था। यूसुफ ने उस्ताद याकूब से सुना था कि सुलेमान चौधरी ने पड़ोस के एक गांव में एक स्कूल बनवाया था और एक बार कुछ गरीब परिवारों की मदद भी की थी। यूसुफ के दिल में ख्याल आया कि क्या वह सुलेमान चौधरी के पास जाकर अपनी बात कह सकता है, मगर वह 10 मील दूर था और यूसुफ के पास जाने का कोई साधन नहीं था। मगर यूसुफ ने तय किया कि वह पैदल जाएगा, चाहे कितनी भी दूर हो। एक जुमे की सुबह यूसुफ ने अपना वह कागजी नक्शा जेब में रखा, मां से पानी का एक घड़ा भर लिया और पैदल चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और रास्ते में कोई छांव नहीं थी, मगर यूसुफ चलता रहा। दोपहर को एक जगह एक पेड़ की छांव में बैठकर उसने थोड़ा पानी पिया और फिर चल दिया। शाम के वक्त वह सुलेमान चौधरी के दरवाजे पर पहुंचा। उसके पांव छाले पड़े हुए थे और चेहरे पर धूल जमी थी, मगर उसकी आंखें वहीं थीं, चमकदार और ठोस इरादे वाली। दरबान ने पहले उसे अंदर जाने नहीं दिया, मगर यूसुफ वहीं बैठ गया और बोला कि मुझे चौधरी साहब से मिलना है। मैं 10 मील पैदल चलकर आया हूं और खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। चौधरी के दरबान ने जब देखा कि यह बच्चा टस से मस नहीं हो रहा तो उसने जाकर चौधरी साहब को बता दिया कि एक छोटा सा लड़का है जो कह रहा है कि 10 मील पैदल चलकर आया है और मिलना चाहता है। सुलेमान चौधरी उस वक्त अपने कमरे में बैठे कुछ हिसाब किताब देख रहे थे। उन्होंने दरबान की बात सुनी और एक लम्हे के लिए रुके, फिर बोले कि भेज दो उसे। यूसुफ जब अंदर आया तो उसकी हालत देखकर चौधरी साहब ने पहले पानी मंगवाया, फिर रोटी मंगवाई और कहा कि पहले खाओ पियो फिर बात करो। यूसुफ ने शुक्रिया कहा, पानी पिया, 1-2 निवाले खाए और फिर बोला कि चौधरी साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता।
सुलेमान चौधरी ने उस बच्चे को ऊपर से नीचे तक देखा। पांवों में छाले, कपड़ों पर धूल, मगर आंखों में एक ऐसी आग जो उन्होंने पहले किसी बड़े आदमी में भी कम देखी थी, और वह मन ही मन मुस्कुराए। यूसुफ ने अपनी जेब से वह कागजी नक्शा निकाला और सुलेमान चौधरी के सामने रख दिया। फिर बिना रुके बोलना शुरू किया कि मेरा गांव मलकपुर है, वहां पानी की बहुत तकलीफ है। हर गर्मी में कुआं सूख जाता है और लोग गंदा पानी पीकर बीमार पड़ते हैं। मेरी माँ भी उसी पानी से बीमार हुई है। मैंने उस्ताद याकूब से सीखा है कि जमीन के नीचे पानी कैसे ढूंढा जाता है, और मुझे यकीन है कि हमारी पहाड़ी के पीछे पानी है, बस खुदाई करने की जरूरत है। सुलेमान चौधरी ने वह नक्शा उठाया और ध्यान से देखा। फिर पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है? यूसुफ ने कहा 14 बरस। चौधरी साहब एक लम्हे के लिए चुप रहे और फिर बोले कि तुमने यह नक्शा खुद बनाया है? यूसुफ ने कहा जी हां। चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है, मैं कल अपने एक जानकार के साथ तुम्हारे गांव आऊंगा, तुम यहीं रात गुजारो। यूसुफ को उस रात वहीं खाना खिलाया गया और एक कमरे में सोने का इंतजाम किया गया। यह पहली बार था जब उसने किसी साफ सुथरी जगह पर सोया था, जहां छत टपकती नहीं थी और बिस्तर नरम था। मगर उसे नींद नहीं आई, क्योंकि उसके दिल में यह डर था कि कहीं चौधरी साहब सुबह मुकर न जाएं। उसने रात भर दुआ मांगी और सुबह जब अजन हुई तो वह उठकर बाहर आंगन में चला गया और नमाज पढ़ी। सुलेमान चौधरी सुबह नमाज के बाद बाहर आए तो उन्होंने यूसुफ को आंगन में बैठे देखा और पूछा कि सोए नहीं? यूसुफ ने सच कह दिया कि नहीं, बहुत कुछ सोचता रहा। चौधरी साहब ने ठंडी आह भरी और बोले कि जो बच्चा रात भर मेहनत की राह सोचे वह भूखा नहीं मरता, चलो नाश्ता करते हैं। दोपहर से पहले सुलेमान चौधरी अपने एक जानकार को लेकर मलकपुर पहुंचे। वह जानकार पानी की जमीनी रगों को पहचानने का माहिर था और उसने उस पहाड़ी के पीछे जाकर जमीन को जांचा। वह काफी देर वहां रहा, यहां वहां घूमता रहा, लकड़ी से जमीन खुरचता रहा और आखिरकार उसने वापस आकर चौधरी साहब से कहा कि लड़के की बात सही है, यहां पानी है और ज्यादा गहरा भी नहीं है, 30-35 हाथ की खुदाई में पानी आ जाएगा। यूसुफ यह सुनकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसके पांवों में जान नहीं रही थी, उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने रोने नहीं दिया अपने आप को। सुलेमान चौधरी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले कि बेटे, तुमने सही देखा था। गांव के कुछ लोग दूर खड़े ये सब देख रहे थे। नजीर खान भी था जो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि सुलेमान चौधरी आए हैं तो वह फौरन आगे बढ़ा और बड़े अदब से सलाम किया, मगर चौधरी साहब ने उससे ज्यादा बात नहीं की और सीधे यूसुफ की मां जुबैदा के घर की तरफ चले गए। जुबैदा उस वक्त अपनी झोंपड़ी में बैठी कुछ सी रही थी। जब उसने देखा कि उसका बेटा एक बड़े आदमी के साथ आ रहा है तो वह घबराई कि कहीं यूसुफ ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, मगर यूसुफ के चेहरे की चमक देखकर उसने समझ लिया कि कुछ अच्छा हुआ है। सुलेमान चौधरी ने झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि बीबी, तुम्हारा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मुझे यकीन है। जुबैदा की आंखें भर आईं और उन्होंने बस इतना कहा कि यह अल्लाह का करम है। सुलेमान चौधरी ने उसी दिन फैसला किया कि वह उस पहाड़ी के पीछे कुएं की खुदाई का खर्च उठाएंगे। उन्होंने यूसुफ को बुलाकर कहा कि तुम इस काम की निगरानी करोगे, मैं मजदूर भेजूंगा और औजार भी, मगर यह जिम्मेदारी तुम्हारी है कि काम सही ढंग से हो। यूसुफ के लिए यह एक बड़ी बात थी। वह एक 14 बरस का बच्चा था और उसे एक ऐसे काम की जिम्मेदारी दी जा रही थी जो पूरे गांव की तकदीर बदल सकता था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा कि ठीक है, मैं करूंगा। नजीर खान दूर से यह सब सुन रहा था और उसका मुंह कड़वाहट से भर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब का बेटा अचानक इतने बड़े काम की बागडोर कैसे थाम गया। अगले हफ्ते से खुदाई शुरू हुई। सुलेमान चौधरी के भेजे हुए 4 मजदूर थे जो रोज सुबह आते थे और शाम तक काम करते थे। यूसुफ उनके साथ हर वक्त रहता था। वह खुद भी फावड़ा उठाता था जब मजदूर थक जाते थे और उन्हें पानी पिलाता था, खाना खिलाता था। गांव के लोग पहले दूर से देखते रहे। कुछ ने मजाक उड़ाया, कुछ ने कहा कि फिजूल की मेहनत है, कुछ ने यह भी कहा कि इस लड़के ने किसी बाहरी को गांव में बुला लिया जो नहीं होना चाहिए था। मगर यूसुफ की ने किसी की नहीं सुनी। वह अपने काम में लगा रहा। 5वें दिन जब खुदाई 25 हाथ तक पहुंची तो मिट्टी का रंग बदलने लगा। वह गहरी काली नम मिट्टी निकलने लगी जो पानी के करीब होने की निशानी थी। 7वें दिन की शाम जब मजदूर खोद रहे थे तो अचानक एक मजदूर चिल्लाया कि पानी आ गया। गड्ढे के नीचे से पानी रिसना शुरू हुआ और देखते देखते
वह रिसाव एक धारा बन गया। यूसुफ ने गड्ढे के किनारे पर बैठकर नीचे झांका और जब उसे पानी दिखा तो उसकी आंखों से आंसू बेसाख्ता निकल पड़े। वो रोया, खुलकर रविया, ऐसे रविया जैसे बरसों की थकावट एक साथ बाहर आ रही हो। मजदूरों ने उसे रोते देखा तो वो खुद भी जज्बाती हो गए। यूसुफ ने फौरन खुद को संभाला, उठा और सैयदा घर की तरफ भागा। यूसुफ भागता हुआ घर आया और मां को आवाज दी कि उम्मा, पानी आ गया। जबीदा बाहर निकली और बेटे का चेहरा देखा। उस पर आंसू थे मगर आंखों में रोशनी थी और जबीदा समझ गई कि उसके बेटे ने जो ख्वाब देखा था वो सच हो गया है। मां ने बेटे को सीने से लगा लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर में गांव के कई लोग इस जगह जमा हो गए जहां खुदाई हुई थी और जब उन्होंने अपनी आंखों से पानी देखा तो पहले खामोश हो गए, फिर शूर हुआ, फिर खुशी की आवाजें उठी। वही लोग जिन्होंने यूसुफ का मजाक उड़ाया था वो अब उसकी तरफ बढ़कर उसकी पेट थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि बेटे, तुमने कमाल कर दिया। नजीर खां भी वहां आया। उसके चेहरे पर वो तकबर नहीं था जो हमेशा रहता था, मगर वो खुशी भी नहीं थी जो एक नेक आदमी के चेहरे पर होनी चाहिए थी। उसने यूसुफ के करीब आकर कहा कि बेटे, बहुत अच्छा किया, हमें फख्र है। यूसुफ ने नजीर खां की तरफ देखा और बस एक सिर हिलाने पर इक्तिफा किया, कुछ नहीं बोला। सुलेमान चौधरी को जब यह खबर मिली तो वो अगले दिन सुबह आए और कनवे की जगह पर खड़े होकर बोले कि अब उस कनवे को पक्का बनाया जाएगा ताकि साल भर पानी मिले और उसका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। गांव के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर थी। कनवे का पक्का काम 1 महीने में मुकम्मल हुआ और जिस दिन वो तैयार हुआ उस दिन पूरे गांव ने खुशी मनाई। यूसुफ उस दिन भी खामोश था। वो एक तरफ बैठा था और लोगों को खुश होते देख रहा था। उस्ताद याकूब उसके पास आए और बैठ गए और बोले कि यूसुफ, तुमने एक बड़ा काम किया मगर याद रखो ये अभी शुरुआत है, मंजिल अभी बहुत दूर है। यूसुफ ने पूछा कि उस्ताद, अब आगे क्या करना चाहिए? उस्ताद याकूब ने कहा कि अब पढ़ो, खूब पढ़ो, उस गांव को तुम्हारी जरूरत है, मगर एक पढ़े लिखे यूसुफ की, न सिर्फ एक हिम्मत वाले यूसुफ की। यूसुफ ने इस बात को दिल में उतारा और इस दिन के बाद पढ़ाई में और ज्यादा तोजा दी। अब गांव के कुछ लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते थे और ये इज्जत इसके लिए एक नई जिम्मेदारी थी, न कि फख्र की बात। वो जानता था कि एक कनवा खोदने से गांव की तकदीर नहीं बदलती। असल तब्दीली तो तब आती है जब लोग सोचना शुरू करें, सीखना शुरू करें और अपने मसाइल का हल खुद निकालना शुरू करें। यूसुफ के जिहन में अब एक और बात आ रही थी जो उसे बेचैन किए हुए थी और वो ये थी कि गांव के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मदरसे में जगह कम है, उस्ताद एक है और बच्चे ज्यादा हैं। क्या इस मसले को भी हल किया जा सकता है? यूसुफ ने एक दिन सुलेमान चौधरी से उस बारे में बात की और चौधरी साहब ने तवज्जो से सुना। यूसुफ ने कहा कि अगर गांव में एक छोटा सा स्कूल हो जहां बच्चे पढ़ सकें तो आने वाली नस्ल कुछ बेहतर सोच सकेगी। चौधरी साहब ने पूछा कि स्कूल के लिए जमीन का क्या इंतजाम होगा। यूसुफ ने कहा कि पहाड़ी के पास जो खुली जगह है वहां बनाया जा सकता है और गांव के लोग खुद ईंटें बना सकते हैं अगर उन्हें साथ मिलाया जाए। चौधरी साहब कुछ देर चुप रहे और फिर बोले कि तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बात है यूसुफ, तुम मसला देखते हो तो इससे डरते नहीं बल्कि उसका हल ढूंढते हो। यूसुफ ने कहा कि चौधरी साहब, मेरी मां ने यही सिखाया है। स्कूल का मामला अभी जहन में ही था कि गांव में एक और मसला खड़ा हो गया। नजीर खां ने गांव के कुछ गरीब लोगों की जमीनें जो उसने कहत के दिनों में रहन पर ली थीं, उन्हें वापस करने से इनकार कर दिया और कहा कि मुआहदा हो चुका है और जमीन अब उसकी है। जिन लोगों की जमीनें गई थीं वो रोते हुए उधर उधर भटक रहे थे। पंचायत में गए मगर वहां नजीर खां का ही जोर था। यूसुफ ने यह देखा और उसका दिल भारी हो गया। उसे पता था कि ये लोग कितनी मुश्किल में हैं क्योंकि वो खुद इस तरह की मुश्किलों में पला बढ़ा था। उसने सोचा कि अगर इन लोगों के लिए कुछ करना है तो उसे कोई रास्ता ढूंढना होगा, मगर वो अभी बहुत छोटा था और ताकतवर नहीं था, इसलिए उसने फौरी तौर पर कुछ नहीं किया बल्कि इस बात को अपने जहन में महफूज कर लिया। उन दिनों यूसुफ को सुलेमान चौधरी ने एक अजीब पेशकश की और वो ये थी कि शहर में एक अच्छे स्कूल में दाखिले का इंतजाम हो सकता है और खर्चा भी चौधरी साहब उठाएंगे। यूसुफ के लिए ये एक बहुत बड़ी बात थी। शहर जाना, अच्छे स्कूल में पढ़ना, ये तो वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मगर उसने फौरी जवाब नहीं दिया और घर आकर मां से बात की।
जबैदा ने बेटे की बात सुनी और कहा कि यूसुफ, ये मौका मत छोड़ो, पढ़ो, खूब पढ़ो। यूसुफ ने मां से पूछा कि अम्मा, अगर मैं चला गया तो तुम अकेली रह जाओगी। जबैदा ने मुस्कुराकर कहा कि बेटे, मैं अकेली नहीं हूं, अल्लाह है मेरे साथ। तुम जाओ और मेरी आंखें रोशन करो। यूसुफ ने अगले दिन सुलेमान चौधरी के पास जाकर कहा कि ठीक है, मैं पढ़ने जाऊंगा, मगर एक शर्त है। चौधरी साहब ने पूछा कि क्या शर्त है? यूसुफ ने कहा कि जब मैं पढ़कर वापस आऊंगा तो मैं उस गांव के लिए काम करूंगा और आप उस काम में मेरी मदद करेंगे। सुलेमान चौधरी ये सुनकर हंसे और बोले कि यूसुफ, तुम वाकई अनोखे हो। जब और लड़के शहर जाने पर सिर्फ खुशी मनाते हैं, तुम शर्तें लगाते हो। ठीक है, मंजूर है। यूसुफ ने उस दिन घर आकर अपनी फटी हुई किताब उठाई और सीने से लगा ली। वो जानता था कि शहर जाना एक इम्तिहान है और उस इम्तिहान में नाकाम होना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जिस दिन यूसुफ गांव से रवाना हुआ, उस दिन सुबह मां ने उसे नाश्ता करवाया, दुआ दी और माथे पर बोसा दिया। गांव के कुछ लोग दरवाजे पर खड़े थे। उस्ताद याकूब भी थे, जिन्होंने यूसुफ को गले लगाया और कान में बोले कि याद रखना, इल्म हासिल करना है मगर अकड़ना नहीं है। यूसुफ ने सिर हिलाया और चल दिया। मड़कर नहीं देखा, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि अगर मड़कर मां को देखा तो कदम रख जाएंगे और रखना इस वक्त मुमकिन नहीं था। शहर का रास्ता तवील था। गाड़ी में बैठकर जाते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा तो सब्ज खेत थे, फिर पहाड़ियां थीं, फिर खुला आसमान था और यूसुफ ने दिल में कहा कि या अल्लाह, मुझे ताकत दे कि मैं वापस आकर इस धरती को कुछ दे सकूं। शहर यूसुफ के लिए बिल्कुल एक नई दुनिया थी। इमारतें ऊंची थीं, सड़कें चौड़ी थीं, बाजारों में रौनक थी और लोग हर वक्त कहीं ना कहीं भाग रहे थे। यूसुफ को पहले पहल ये सब बहुत अजीब लगा। वो गांव का बच्चा था जो खली फजा में पला था और अब उस तंग और भीड़ भाड़ वाली दुनिया में आ गया था। सुलेमान चौधरी के एक रिश्तेदार के घर उसके रहने का इंतजाम था और स्कूल करीब ही था। पहले दिन स्कूल जाते हुए यूसुफ का दिल थोड़ा भारी था, क्योंकि बाकी बच्चे अच्छे कपड़ों में थे, उनके पास अच्छे बस्ते थे और वो ऐसे थे जैसे ये दुनिया उनकी अपनी हो। यूसुफ को लगा कि वो यहाँ बेगाना है। मगर जब पहली क्लास शुरू हुई और उस्ताद ने एक सवाल किया तो यूसुफ ने हाथ उठाया और जवाब दिया। उस्ताद ने शाबाश दी और बाकी बच्चों ने हैरत से उसे देखा। उस लम्हे यूसुफ को समझ आ गया कि यहाँ भी वही चीज काम आएगी जो गांव में काम आती थी, यानी मेहनत और सोच। यूसुफ ने शहर में अपने आप को संभाल लिया और पढ़ाई में डूब गया। मगर शहर की चुकाचूंद के पीछे एक ऐसी हकीकत थी जो यूसुफ को वहां भी चैन से नहीं बैठने देती थी, और वो हकीकत ये थी कि इस शहर में भी गरीब लोग थे, भूखे बच्चे थे, तंग गलियों में रहने वाले खानदान थे जिनकी हालत कभी कभी मालिकपुर के लोगों से भी बदतर थी। यूसुफ इन लोगों को देखता तो सोचता कि मसला सिर्फ गांव का नहीं है, मसला बहुत गहरा है और उसका हल भी बहुत गहरी सोच चाहता है। उसने शहर में रहते हुए न सिर्फ किताबें पढ़ी बल्कि लोगों को भी पढ़ा, उनके मसाइल को समझा और अपने जिहन में एक ऐसा खाका बनाना शुरू किया जो आने वाले वक्त में काम आने वाला था। गांव से हर महीने मां का एक खत आता था जो कोई पढ़ा लिखा पड़ोसी लिख देता था, और यूसुफ जब वो खत पढ़ता तो उसे गांव की मिट्टी की खुशबू आती थी। मां लिखती थी कि कनवे का पानी साफ और मीठा है, गांव के लोग खुश हैं, मगर यूसुफ तुम जल्दी वापस आना। यूसुफ हर खत पढ़कर दोगुनी मेहनत से पढ़ता था, क्योंकि उसे मालूम था कि वापसी तब होगी जब वो वाकई कुछ लेकर जाए। वो एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था जिसका नक्शा अभी मुकम्मल नहीं था, मगर समत बिल्कुल साफ थी, और यही समत उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। शहर में 3 साल गुजर गए जैसे कोई नदी पहाड़ से उतरती है, तेज, बेरोक और मुसलसल। यूसुफ ने उन 3 सालों में वह सब कुछ सीखा जो किताबें सिखा सकती थीं, मगर उससे कहीं ज्यादा वह सीखा जो किताबों में नहीं लिखा होता, यानी यह कि दुनिया में जुल्म और नाइंसाफी कोई इत्तेफाक नहीं है, यह एक इरादे से की गई चीज है और इसे बदलने के लिए भी इरादा ही चाहिए। उसने शहर के उस स्कूल में हर साल सबसे ऊंचा नंबर हासिल किया, मगर वह नंबरों से खुश नहीं था। वह उस दिन खुश होता था जब उसे कोई नई बात समझ में आती थी जो मलकपुर के काम की हो। उसने खेती के नए तरीके पढ़े, जमीन की उर्वरता के बारे में सीखा, पानी के बहाव की तकनीकें जानी, और एक बार उसने अपने एक उस्ताद से पूछा कि अगर किसी गांव की जमीन बंजर हो
तो उसे फिर से जिंदा कैसे किया जा सकता है? और उस्ताद ने कहा था कि इसका जवाब किसी किताब में नहीं है, ये तजुर्बे की बात है, और जो जमीन से मोहब्बत करता है वही यह काम कर सकता है। यूसुफ जब भी स्कूल से फुर्सत पाता तो शहर की उन तंग गलियों में निकल जाता जहां गरीब लोग रहते थे। वह उनसे बात करता, उनके मसले सुनता और यह जानने की कोशिश करता कि गरीबी की जड़ें कहां से शुरू होती हैं। उसने देखा कि शहर के गरीब और गांव के गरीब में एक ही फर्क था। शहर के गरीब के पास उम्मीद कम थी क्योंकि उसके चारों तरफ चकाचौंध थी जो उसे हर पल यह एहसास दिलाती थी कि वह पीछे है, जबकि गांव के गरीब के पास जमीन थी, आसमान था और थोड़ी सी उम्मीद जो कभी कभी बड़े काम की चीज होती है। इन सोचों ने यूसुफ के जहन में यह बात पक्की कर दी कि उसकी जगह मलकपुर में है, शहर में नहीं, और यह वापसी जितनी जल्दी हो उतना बेहतर। उन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हुआ जिसने यूसुफ को भीतर तक हिला दिया। उसके स्कूल में एक और लड़का था जिसका नाम इमरान था। वह भी एक गरीब घर से था और सुलेमान चौधरी जैसे किसी नेक आदमी की मदद से यहां तक पहुंचा था। इमरान और यूसुफ में अच्छी दोस्ती हो गई थी। वे अक्सर साथ बैठकर पढ़ते थे और रात को छत पर बैठकर आने वाले वक्त के ख्वाब देखते थे। एक दिन इमरान बहुत उदास था। यूसुफ ने पूछा तो वह बोला कि उसके गांव में उसके बाप की जमीन किसी ताकतवर आदमी ने हड़प ली है और उसकी मां को घर से निकाल दिया गया है। यूसुफ ने यह सुना और उसके जहन में नजीर खान का वह चेहरा तैर गया जो उसने उन लोगों के साथ किया था जिनकी जमीनें उसने कहट के दिनों में अपने नाम करवा ली थी। यूसुफ ने उस रात तय किया कि जब वह मलकपुर वापस जाएगा तो यह मसला भी उसकी फहरिस्त में होगा। मां का आखिरी खत जो आया था उसमें एक बात थी जो यूसुफ के दिल को बेचैन कर गई। जुबैदा ने लिखवाया था कि बेटे, तुम्हारी अनुपस्थिति में गांव में कुछ बातें बदल गई हैं। नजीर खान ने उस कुएं के पास एक दीवार खिंचवा दी है और कहता है कि यह जमीन उसकी है। वह कुएं से पानी लेने देता है मगर उसके बदले में लोगों से मजदूरी करवाता है। यूसुफ ने यह खत 3 बार पढ़ा। हर बार चेहरे का रंग बदला और तीसरी बार पढ़ने के बाद उसने वह खत तह करके अपनी किताब में रख लिया और मन ही मन कहा कि ठीक है, अब जल्दी वापस जाना होगा। उसने सुलेमान चौधरी को एक खत लिखा जिसमें सारा माजरा बताया और साथ में यह भी लिखा कि मैं पढ़ाई पूरी करके जल्द वापस आना चाहता हूं। सुलेमान चौधरी का जवाब 2 हफ्ते में आया और उसमें लिखा था कि यूसुफ, तुम्हारी बात पहुंची। मैं नजीर खान के इस हरकत से वाकिफ हूं और मैंने एक वकील से बात कर ली है, मगर तुम अपनी पढ़ाई ना छोड़ो। आखिरी साल है, इसे पूरा करो, बाकी बातें मिलकर करेंगे। यूसुफ ने यह खत पढ़कर एक लंबी सांस ली और अपने आप से कहा कि ठीक है, सब्र। मगर सब्र करना आसान नहीं था। रात को जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे मां की आवाज सुनाई देती थी। उस कुएं की याद आती थी जो उसने 7 दिन की खुदाई से निकाला था और जिस पर अब एक जालिम का दावा था। आखिरी साल की पढ़ाई यूसुफ ने ऐसे पूरी की जैसे कोई जख्मी शख्स दौड़ता है। दर्द होता है मगर रुकता नहीं। उसने न सिर्फ अपनी कक्षा में पहला नंबर हासिल किया बल्कि स्कूल के एक सालाना मुशायरे में भी उसने एक ऐसा मजमून पढ़ा जिसमें उसने अपने गांव की कहानी सुनाई, उस कुएं की बात बताई, उस पानी का जिक्र किया जिसने लोगों की जिंदगी बदली थी। उस दिन पूरा हॉल खामोश था और जब वह रुका तो तालियां बजीं। उसके उस्ताद की आंखें भीगी हुई थीं। मगर यूसुफ को उन तालियों से ज्यादा खुशी उस रात को मिली जब उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सुबह मलकपुर के लिए निकलने की तैयारी की। वापसी का सफर उतना ही लंबा था जितना जाने का था, मगर इस बार यूसुफ की जेब में एक सर्टिफिकेट था। जहन में 3 साल का इल्म था और दिल में वह आग थी जो 3 साल में बुझी नहीं थी बल्कि और भड़क गई थी। गाड़ी की खिड़की से जब उसने वही पहाड़ियां देखी जो बचपन में देखी थी तो उसे एहसास हुआ कि वह बदल गया है, मगर यह पहाड़ियां वही हैं, यह जमीन वही है और इस जमीन को उसकी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। मलकपुर का मोड़ आया तो यूसुफ गाड़ी से उतरा। उसने मिट्टी की उस सड़क पर पांव रखा और एक गहरी सांस ली। वही खाक, वही हवा, वही खुला आसमान। मां दरवाजे पर खड़ी थी जैसे उसे पहले से खबर थी। जुबैदा के बालों में कुछ सफेदी आ गई थी और चेहरे पर थकान के निशान थे जो 3 साल की अकेली जिंदगी की कहानी कह रहे थे, मगर आंखों की चमक वही थी जो हमेशा रही थी। यूसुफ ने जब मां को देखा तो उसका गला भर आया। वो आगे बढ़ा और मां के पांव छुए। जबीदा ने उसका सर थाम लिया और एक लम्हे के लिए खामोश रही।
फिर बोली कि आ गए बेटे। बस यही 2 लफ्ज थे, कोई शकवा नहीं, कोई गला नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ वो 2 लफ्ज जिनमें 3 साल का इंतजार समाया हुआ था। अगले दिन सुबह यूसुफ ने गांव में एक चक्कर लगाया। कनामा वहां था, पानी भी था, मगर उसके चारों तरफ नजीर खां की बनवाई हुई एक कुछ ही दीवार थी और उसके दरवाजे पर उसका एक आदमी बैठा रहता था जो आने जाने वालों पर नजर रखता था। यूसुफ ने यह देखा और चुप रहा। इसने इस वक्त कुछ नहीं कहा। वो सीधे उस्ताद याकूब के पास गया जो उसे देखकर उठ खड़े हुए और गले लगा लिया। उस्ताद ने कहा कि यूसुफ, तुम आ गए, मुझे पता था कि आओगे। यूसुफ ने पूछा कि उस्ताद, नजीर खां के मामले का क्या किया जाए? उस्ताद याकूब ने कहा कि बेटे, ताकत से नहीं, इल्म से लड़ना सीखो। यूसुफ ने उस दिन से काम शुरू किया। सबसे पहले उसने गांव के इन लोगों से मुलाकात की जिनकी जमीनें नजीर खां ने अपने नाम करवाई थी। उनसे वो सारे कागज इकट्ठे किए जो कहत के दिनों में लिखे गए थे। उनको गौर से पढ़ा और पाया कि इनमें से कई कागजों पर न पूरी तारीख थी, न दरस्त गवाह, और एक पर तो सिर्फ एक अंगूठा लगा था जिसके नीचे सादा कागज था। यूसुफ ने यह सब एक जगह तरतीब से रखा और फिर सुलेमान चौधरी को एक तफसीली खत लिखा जिसमें हर मामले की वजाहत थी। सुलेमान चौधरी एक हफ्ते में आए। अपने साथ वो वकील भी लाए जिसका जिक्र पहले खत में था। वकील ने कागज देखे और कहा कि उनमें से कई माहिदे कानूनन कमजोर हैं और अदालत में चैलेंज किए जा सकते हैं। यूसुफ ने उन लोगों को जमा किया जिनकी जमीनें गई थीं और समझाया कि क्या करना है। नजीर खां को जब यह खबर मिली कि यूसुफ वापस आ गया है और लोगों के कागज इकट्ठे कर रहा है तो उसकी पेशानी पर बल पड़ गए। उसने अपने बेटे ताहिर को बुलाया और कहा कि जाओ उस लड़के से बात करो। ताहिर उस दिन यूसुफ के घर आया। वो अब बड़ा हो गया था, शहर के स्कूल से वापस आया था और उसके चेहरे पर वो सादगी नहीं थी जो बचपन में थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी कुछ शर्म बाकी थी। उसने यूसुफ से कहा कि भाई, अबा कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ, आपस की लड़ाई ना करो। यूसुफ ने ताहिर की बात सुनी और आराम से कहा कि ताहिर, मैं लड़ाई नहीं कर रहा, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। ताहिर कुछ देर खामोश रहा और फिर उठकर चला गया, मगर जाते जाते उसने मड़कर यूसुफ को देखा और उस नजर में न दुश्मनी थी न दोस्ती, बस एक अजीब सा सवाल था जिसका जवाब शायद वो खुद ढूंढ रहा था। वो महीना मालिकपुर में बहुत भारी रहा। नजीर खां ने यूसुफ के खिलाफ गांव में बातें फैलवाएं कि ये लड़का बाहर से पढ़कर आया है और अब गांव में फसाद डालना चाहता है। ये हमारे गांव का नहीं है, ये एक बीरोनी एजेंडा लेकर आया है। कुछ लोगों ने ये बातें माने, मगर ज्यादातर लोग जानते थे कि ये वही यूसुफ है जिसने उनके लिए कनवा खोदा था, जो इस गांव की मुट्ठी में पैदा हुआ था और जिसकी मां अभी भी उसी टूटी हुई झोंपड़ी में रहती थी। यूसुफ इन बातों से न डरा, न कुछ बोला। वो अपना काम करता रहा। एक शाम उस्ताद याकूब ने यूसुफ को बुलाया और कहा कि बेटे, नजीर खां तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, संभल कर रहना। यूसुफ ने पूछा कि उस्ताद, क्या मुझे डरना चाहिए? उस्ताद याकूब ने एक लम्हे के लिए यूसुफ को देखा और फिर बोले कि डरना और मेहतात रहना एक चीज नहीं है। डरना कमजोरी है, मगर मेहतात रहना अक्लमंदी है, और तुम हमेशा से अक्लमंद रहे हो। यूसुफ ने अपने उस्ताद के चेहरे पर जो मोहब्बत थी उसे महसूस किया और अपने आप में एक मजबूती पाई जो बाहर से नहीं बल्कि किसी गहरी जगह से आई थी। इस रात यूसुफ देर तक मां के पास बैठा रहा। झोंपड़ी की छत वही थी, दीवारें वही थीं और मिट्टी की हिंडिया अपनी पुरानी जगह पर थी। जबीदा ने चिराग की रोशनी में बेटे का चेहरा देखा और बोली कि यूसुफ, तुम थके हुए लगते हो। यूसुफ ने कहा कि अम्मा, मैं थका नहीं हूं, बस सोच रहा हूं। मां ने कहा कि क्या सोच रहे हो? यूसुफ ने कहा कि यह सोच रहा हूं कि इस गांव को जो देना है वो देने में कितना वक्त लगेगा। जबेदा ने मुस्कुराकर कहा कि बेटे, जो काम अल्लाह की रजा के लिए किया जाए इसमें वक्त नहीं लगता, बस नीयत पक्की होनी चाहिए। यूसुफ ने मां को देखा और उस लम्हे उसे वो तमाम हिम्मत मिली जिसकी उसे जरूरत थी। वो हिम्मत जो किसी किताब में नहीं थी, किसी सर्टिफिकेट में नहीं थी, बल्कि इस मां के लफ्जों में थी जिसने सारी उम्र मुश्किलात के सामने सर नहीं झुकाया था। अगली सुबह यूसुफ जब उठा तो फजर की नमाज के बाद उसने बहुत देर तक दुआ मांगी। उसने अल्लाह से यह नहीं मांगा कि नजीर खान की तबाही हो, उसने यह मांगा कि उसे वह रास्ता दिखाया जाए जो सही हो, और यह कि जो काम वह करने निकला है उसमें उसकी नीयत साफ रहे।
माँ पास बैठी थी और जब यूसुफ ने दुआ के बाद आंखें खोली तो जुबैदा बोली कि बेटे, आज जो भी हो याद रखना कि जो इंसान जालिम के सामने हक बात कहता है वो अल्लाह की नजर में कभी तन्हा नहीं होता। यूसुफ ने माँ की बात सुनी और उठ खड़ा हुआ। आज का दिन अहम था और वो जानता था कि जो काम अभी तक सिर्फ कागजों पर था, आज उसे जमीन पर उतारना होगा। सुलेमान चौधरी ने एक दिन पहले पैगाम भिजवाया था कि वो सुबह आएंगे और वकील भी साथ होगा। यूसुफ ने उस दिन गांव के उन तमाम लोगों को अपने घर बुलाया जिनकी जमीनें नजीर खां ने हथियाई थीं। वो आए, कुछ डरते डरते, कुछ उम्मीद लेकर। यूसुफ ने उन्हें तरतीब से बैठाया, उनके कागज सामने रखे और फिर सुलेमान चौधरी का इंतजार किया। चौधरी साहब वक्त पर आए। उनके साथ वकील अब्दुल करीम थे, जो एक लंबे कद के संजीदा मिजाज आदमी थे जिनकी आंखों में एक तेज रोशनी थी। अब्दुल करीम ने कागज देखे, लोगों से सवाल किए और आखिर में सर उठाकर बोले कि उनमें से 4 मुआहिदों को अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। एक इसलिए कि उस पर गवाह जाली हैं और बाकी इसलिए कि वो एक ऐसे वक्त लिखे गए जब लोग भूख और खौफ की हालत में थे और ऐसे मुआहदे कानून की नजर में कमजोर होते हैं। कमरे में एक खामोशी छा गई और फिर एक बूढ़ा आदमी जिसकी जमीन गई थी आहिस्ता से रविया। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा और अपने आंसू जब्त किए। नजीर खां को इस इज्तिमा की खबर इसी दिन शाम को हो गई और उसने फौरन यूसुफ के पास अपना एक भरोसेमंद आदमी भेजा, जिसने आकर कहा कि नजीर खां साहब कहते हैं कि तुम समझदार लड़के हो, अपनी और अपनी माँ की खैरियत चाहते हो, तो ये मामला यहीं छोड़ दो। चौधरी का साथ तुम्हें दौड़ तक नहीं ले जाएगा, मगर नजीर खां की दुश्मनी बहुत करीब से नुकसान पहुंचाती है। यूसुफ ने उस आदमी की बात सुनी, एक लम्हे के लिए चुप रहा और फिर आराम से बोला कि नजीर खां से कहना कि मैंने उन्हें दुश्मन नहीं समझा। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं और इंसाफ का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। वो आदमी बगैर कुछ कहे चला गया। मां ने दरवाजे के पीछे से ये सब सुना था। वो बाहर नहीं आई, मगर उसने आहिस्ता से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले चंद हफ्तों में अदालत का अमल शुरू हुआ। वकील अब्दुल करीम ने 4 केस दाखिल किए और पहली पेशी पर ही जज ने वो कागजात देखकर नजीर खां से जवाब तलब किया। नजीर खां के अपने वकील ने बहुत कोशिश की, मगर जाली गवाहों की किलाई जल्द खुल गई और जब गवाहों को अलग अलग कमरों में बैठाकर सवाल पूछे गए तो उनके जवाबों में इतने तजादात थे कि जज ने एक बार वकील की तरफ ऐसी नजर से देखा जो बहुत कुछ कह गई। यूसुफ हर पेशी पर मौजूद रहा, खामोश, संजीदा और सब्र के साथ। गांव वाले उसे देखते थे और उनके दिलों में एक उम्मीद जड़ पकड़ती जाती थी। 2 महीने बाद जब फैसला आया तो 4 केसों में उन गरीब लोगों के हक में फैसला हुआ और जमीनें वापस करने का हुक्म मिला। जिस दिन फैसला आया उस दिन गांव में एक अजीब सी खामोशी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग यूसुफ के घर की तरफ आने लगे। वही बूढ़ा आदमी जो पहली बार रविया था वो आया और उसने यूसुफ का हाथ थामकर कहा कि बेटे, मेरी जिंदगी में मैंने ये नहीं सोचा था कि कोई हमारे लिए लड़ेगा। यूसुफ ने उसका हाथ थामे रखा और कहा कि चाचा, ये मेरी लड़ाई नहीं थी, ये आपका हक था जो वापस मिला है। नजीर खां उस दिन घर से बाहर नहीं निकला। उसका गुरूर टूटा था, मगर वो आदमी कसर नफसी की जगह शर्मिंदगी को भी छिपाना जानता था। ताहिर इस शाम यूसुफ के पास आया, इस बार बगैर किसी पैगाम के अपनी तरफ से। वो आया और छत पर यूसुफ के साथ बैठ गया। काफी देर खामोश रहा, फिर बोला कि यूसुफ, मैं जानता हूं कि अबा ने गलत किया। मैं उस वक्त कुछ नहीं कर सका, मगर मुझे शर्मिंदगी है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि ताहिर, माजी को वहां छोड़ दो जहां वो है, आगे क्या करना है ये सोचो। ताहिर ने पूछा कि मैं क्या कर सकता हूं। यूसुफ ने कहा कि गांव में स्कूल बनाना है, तुम पढ़े लिखे हो, क्या साथ दोगे? ताहिर ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोला कि हाँ। इस रात वो दोनों छत पर बहुत देर बैठे रहे और जो दोस्ती बचपन में एक जालिम बाप ने तोड़ी थी वो इस रात के आसमान तले आहिस्ता आहिस्ता जड़ने लगी। स्कूल का मामला अब यूसुफ की सबसे बड़ी तरजीह था। सुलेमान चौधरी ने वादे के मुताबिक रकम का इंतजाम किया। ताहिर ने अपने बाप की जमीन का वो हिस्सा जो पहाड़ी के पास था और जो इसके अपने हिस्से में आया था, स्कूल के लिए दे दिया। ये एक ऐसी बात थी जिसने गांव को चौंका दिया। लोगों ने कहा कि नजीर खां के बेटे ने जमीन दे दी, ये तो बड़ी बात है। उस्ताद याकूब ने कहा कि इंसान अपने बाप से बड़ा भी हो सकता है अगर चाहे।
यूसुफ ने ताहिर की उस बात को कभी कम नहीं समझा। वो जानता था कि एक ऐसे घर से आकर यह कदम उठाना कितना मुश्किल था। गांव के मर्दों ने मिलकर ईंटें बनाए, औरतों ने मिट्टी गूंधी, बच्चों ने पानी ढोया और 2 महीने में एक छोटा मगर पख्ता स्कूल खड़ा हो गया। इसकी दीवारें अभी साफ थीं, छत नई थी और दरवाजे पर लकड़ी का एक सादा तख्ता लगा था जिस पर यूसुफ ने खुद अपने हाथ से लिखा था कि मकतबुल मलकपुर। इफ्तिताह के दिन पूरा गांव जमा हुआ। सुलेमान चौधरी आए, इस्ताद याकूब आए, वो बूढ़े आए जिनकी जमीनें वापस मिली थीं, वो औरतें आए जो कभी गंदा पानी पीकर बीमार पड़ती थीं, वो बच्चे आए जिनके लिए ये स्कूल बना था। यूसुफ ने उस दिन कोई बड़ी तकरीर नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि ये स्कूल इस गांव का है, इसकी चाबी आप सबके हाथ में है, उसे कभी बंद ना होने दें। नजीर खां उस दिन भी नहीं आया, मगर उसके घर से धुआं उठता रहा जैसे कुछ जल रहा हो। शायद वो गुरूर जल रहा था जो बरसों से उसके सीने में भरा हुआ था। गांव में कुछ लोगों ने कहा कि नजीर खां टूट गया है, कुछ ने कहा कि वो अब भी खतरनाक है। यूसुफ ने किसी की बात में न नफरत तलाश की न इंतकाम। उसने सिर्फ ये सोचा कि नजीर खां के साथ जो हुआ वो काफी है, अब आगे देखना है। स्कूल खुलने के पहले हफ्ते 20 बच्चे आए, दूसरे हफ्ते 35, तीसरे हफ्ते 50 से ज्यादा। यूसुफ खुद भी पढ़ाता था, हिसाब और साइंस के मजामीन, और उस्ताद याकूब जबान और दीनियात का दरस देते थे। ताहिर ने भी एक काम संभाल लिया, वो बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाता था जिनके वालिदैन खुद अनपढ़ थे। गांव में एक नई सी रोशनी आने लगी। सुबह के वक्त बच्चों के कदमों की आवाज गलियों में गूंजती और वो आवाज यूसुफ को इस वक्त से ज्यादा खूबसूरत लगती थी जब उसने पहली बार कनवे से पानी निकलते देखा था। कुछ महीनों बाद यूसुफ ने गांव की बंजर जमीन के बारे में भी सोचना शुरू किया। उसने शहर में जो पढ़ा था उसे अमली शक्ल देने का वक्त आ गया था। उसने कुछ किसानों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया कि जमीन में खाद डालने का तरीका गलत है। अगर फसलों को बदल बदल कर बोया जाए और मिट्टी को आराम दिया जाए तो पैदावार दोगुनी हो सकती है। किसानों ने पहले शक से सुना। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटे, हमने यही तरीका बाप दादा से सीखा है, ये क्या नया फलसफा है। यूसुफ ने अदब से कहा कि चाचा, बाप दादा की बात में भी सच्चाई थी, बस अब हम इस सच्चाई में कुछ और शामिल करेंगे। उसने गांव के एक छोटे से खेत में खुद अपने हाथों से नए तरीके से फसल बोई और कहा कि अगली फसल पर देखना। अगली फसल पर उस खेत में इतनी पैदावार हुई कि आसपास के खेतों के मालिक खुद चलकर आए और पूछने लगे कि क्या क्या है। यूसुफ ने सबको बुठाया और समझाया, कोई फेस नहीं ली, कोई एहसान नहीं जताया, बस इस इल्म को बांट दिया जो उसने मेहनत से हासिल किया था। धीरे धीरे मलकपुर की जमीन जो सालों से बंजर थी उसमें रंग आने लगा, फसलें लहलहाने लगें और वो किसान जो पहले किसी की दरी पर हाथ फैलाते थे वो अपनी मेहनत का फल देखकर सीधे खड़े होने लगे। एक दिन का वाकया यूसुफ को जिंदगी भर याद रहा। वो शाम को कनवे के पास बैठा था, पानी की आवाज आ रही थी, दूर कहीं बच्चों के पढ़ने की आवाजें थीं और हवा में ताजा फसल की खुशबू थी। तभी वही बूढ़ा आदमी आया जिसकी जमीन वापस मिली थी। उसके हाथ में अपने खेत का गेहूं की एक बाली थी। उसने वो बाली यूसुफ के हाथ में देते हुए कहा कि बेटे, ये इस जमीन की पहली फसल है जो अब मेरी है, उसे तुम रखो। यूसुफ ने वो बाली थामी और उसकी आंखें भर आईं। उसने वो बाली इस तरह पकड़ी जैसे कोई बहुत कीमती चीज पकड़ी हो। नजीर खां के साथ जो हुआ वो भी कुदरत की अपनी तरह का इंसाफ था। अदालत का फैसला आने के बाद और गांव में यूसुफ के कामों की वजह से उसका असर वरसूख आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। लोग उससे डरना बंद हो गए क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि एक सच्चे और नडर इंसान के सामने ताकत का गुरूर टिकता नहीं है। नजीर खां बूढ़ा हो रहा था और शायद उसे भी समझ आ रही थी कि जो जिंदगी उसने गुजारी उसमें बहुत कुछ था मगर सुकून नहीं था। एक दिन वो खुद यूसुफ के घर आया बगैर किसी आदमी के, अकेला, झुका हुआ कदमों से। यूसुफ ने उसे आते देखा और उठकर खड़ा हो गया। नजीर खां ने कहा कि यूसुफ, मैंने बहुत गलतियां की, मुझे मालूम है। यूसुफ ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि चाचा बैठिए। नजीर खां बैठा और यूसुफ ने उसे पानी पेश किया, वही पानी जो उस कनवे से आया था जिसके लिए यूसुफ ने कभी लड़ाई की थी। इस लम्हे में कोई तकरीर नहीं थी, कोई फख्र नहीं था, सिर्फ एक खामोश माफी थी जो पानी के एक घूंट में समाई हुई थी। साल बदले, मौसम बदले
और मलकपुर बदला। वो गांव जो कभी सूखी पहाड़ियों और बंजर खेतों के दरमियान एक भूल भलियां की तरह पड़ा था, अब उसके कनवे का पानी मीठा था, उसके खेत हरे थे और उसके स्कूल से सुबह बच्चों की आवाजें उठती थीं। गांव के लोग अब अपने बच्चों को पढ़ाते थे, अपनी जमीन पर मेहनत करते थे और अपने मसाइल खुद हल करने की हिम्मत रखते थे। ये तब्दीली एक दिन में नहीं आई थी, ये इस यूसुफ की सालों की मेहनत का नतीजा थी, जो कभी एक 12 बरस का दबला पतला बच्चा था जिसके हाथ अपनी उम्र से ज्यादा काम के आदी थे। एक शाम यूसुफ अपनी मां के साथ उसी टूटी हुई झोंपड़ी की छत पर बैठा था, जो अब भी वैसी ही थी, क्योंकि यूसुफ ने कभी अपने घर को पहले ठीक करने की जरूरत नहीं समझी थी। जबेदा ने कहा कि बेटे, अब इस छत को भी ठीक करो, बारिश में टपकती है। यूसुफ हंसा, खूब हंसा और बोला कि अम्मा, हाँ अब करेंगे। मां ने कहा कि पहले सबकी फिक्र करते हो, अपना घर बाद में। यूसुफ ने मां की तरफ देखा और कहा कि अम्मा, आपने ही तो ये सिखाया था। जबीदा खामोश हो गई और फिर मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट जिसमें सारी उम्र का सुकून था। आसमान पर तारे निकल आए थे, दौर खेतों से हुआ आ रही थी, कनवे के पास कुछ बच्चे अभी भी खेल रहे थे और उनकी हंसी रात की खामोशी में गूंज रही थी। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वो रास्ता दिखाया जो मैं अकेला नहीं ढूंढ सकता था। इस लम्हे उसे न कोई सर्टिफिकेट याद आया, न कोई तारीफ, न कोई फतह, बस वो पानी याद आया जो 7 दिन की मेहनत के बाद एक थके हुए कनवे से निकला था और जिसने सबसे पहले उसकी मां की प्यास बुझाई थी। यूसुफ की कहानी कोई बादशाहों की कहानी नहीं थी, कोई मौजिज़ों की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसने अपने घुटनों पर बैठकर मिट्टी को सौंघा था और फिर उठकर दुनिया को बताया था कि इस मिट्टी के अंदर पानी है। ये इस मां की कहानी थी जिसने कभी हाथ नहीं फैलाया और अपने बेटे को सिखाया कि इज्जत कमाई जाती है, मांगी नहीं जाती। ये इस उस्ताद की कहानी थी जिसने एक गरीब बच्चे में वो चंगारी देखी जो दूसरों को नजर नहीं आई। और ये उस गांव की कहानी थी जो बदल गया, न किसी बड़ी ताकत से, न किसी सरकारी मदद से, बल्कि एक ऐसे इंसान की मेहनत, नियत और यकीन से जो अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखता था और जानता था कि जब नियत साफ हो और हाथ काम करें तो अल्लाह का करम कभी दूर नहीं रहता।